वेलकम टू न्यूज़ वाइज। मैं हूं आरिफा नूर। आज प्रोग्राम में हम एक दफ़े फिर सबसे पहले बात करेंगे जो खैबर पख्तूनख्वा और पंजाब में इलेक्शंस के हवाले से सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। इलेक्शन कमीशन ने स्केड्यूल जारी कर दिया, मगर फिर भी मुल्क में अभी भी यह एक गैर यकीनी की फ़िज़ा कायम है। बहुत से लोगों का अब भी ख्याल है कि ये इलेक्शंस जो हैं ये इन तारीख़ों पर नहीं होंगे, और इसकी सबसे बड़ी वजह तो खुद हुकूमत है, हुकूमती इत्तेहाद है, जो बार बार ये कह रहे हैं कि इलेक्शंस इन तारीख़ों पर नहीं हो सकते। कैबिनेट का फैसला आया, तो आज की जो सबसे बड़ी खबर है इस हवाले से वो यही है कि जो एक असेंबली का इजलास चल रहा है उसमें आज कौमी असेंबली में एक करारदाद इस हवाले से पास की गई। बलूचिस्तान से जो रुकन है कौमी असेंबली के खालिद मगजी साहब, उन्होंने इस करारदाद को असेंबली में पढ़ा, जिसमें ये कहा गया है कि इस 3 रुकनी बेंच के फैसले को पार्लियामेंट मुस्तरद करती है। ये कसरत से मंजूर की गई पार्लियामेंट में ये करारदाद, और उन्होंने इसमें ये भी कहा कि फुल कोर्ट का मुतालबा किया गया कि फुल कोर्ट इस केस को सुने और फिर फैसला दे। उन्होंने तनकीद भी करारदाद ने की जो बेजा सियासी मामलात में अदालती मदाखलत है उसको कहा कि उसके ऊपर इजहार किया तशवीश का। इसके साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि आम इंतखाबात एक वक्त पे होंगे तो ही मुनासिब रहेगा बकौल इस करारदाद के। और उन्होंने करारदाद ने यह भी कहा कि 63A की जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत है। फुल कोर्ट ऑब्वियसली सबसे बड़ा मुतालबा रहा है। वफाकी काबीना का भी इसी हवाले से कहा जा रहा है कि एक फ़ैसला सामने आया था जिस पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अब इस इजलास की तफसीलात जो हैं उनके लिए ख़त लिख दिया है। PTI रहनुमा फ़ारूक हबीब साहब जो हैं उन्होंने सेक्रेटरी काबीना जो है कैबिनेट डिवीज़न के सेक्रेटरी, उनको ख़त लिखा है और कहा है कि ये जो इजलास था, इसका एजेंडा था, कार्रवाई, फ़ैसले, इन सब की तफसीलात जो है वो दी जाएँ। इसके साथ साथ हुकूमत बार बार यही कह रही है कि बहुत मुश्किल होगा। आज भी वफाकी वज़ीर कानून आज़म नज़ीर तारड़ साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही कहा कि ये अक़लियती फ़ैसला जो है, यानी कि जो माइनॉरिटी डिसीजन है, ये नाफिज नहीं हो सकता, और अगर फुल कोर्ट ना बनाया गया तो मुल्क में एक दफ़े फिर बहरान पैदा हो जाएगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से एक दफ़े फिर ऑफ़र की गई है गुफ्तगू की, मुज़ाकरात की। असद कैसर साहब ने डॉन न्यूज़ के ही प्रोग्राम में कहा कि जो हुकूमत है वो एक कदम आगे बढ़े, इलेक्शन के लिए अगर वो तैयार हों तो हम उनसे बात करने को तैयार हैं, और मुल्क को एनार्की से बचाने के लिए ज़रूरत है कि सब बैठ के फ़ैसला कर लें, और अगर ज़रूरत भी पड़े तो कंसेंसस से इलेक्शंस को आगे कर लें। खैबर पख्तूनख्वा में भी तारीख के हवाले से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कोर्ट में पिटिशन जमा करवा दी है उसके सुप्रीम कोर्ट में, और यही कहा है कि इलेक्शन कमीशन और जो गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हैं उनको फरीक बना के कहा है कि जो तारीख देनी थी सुप्रीम कोर्ट के फैसले के हवाले से वो अभी तक नहीं दी गई। इन सारे मामलात पर हम बात करेंगे, बट आफ्टर अ शॉर्ट ब्रेक स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। हम गुफ्तगू करेंगे जो ओवरऑल इलेक्शंस के हवाले से सूरत हाल है, हुकूमत का मौक़िफ़, जो आज पार्लियामेंट के अंदर रेजोल्यूशन पास हुआ, दूसरी तरफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से जो एक दफ़े फिर ऑफ़र भी आई है बातचीत की। और हमारे साथ मौजूद हैं सेनेटर कामरान मुर्तज़ा साहब, सीनियर रहनुमा है, JUIFA से इनका ताल्लुक़ है, और हमें ज्वाइन करें हुमायूं अख्तर ख़ान साहब, सीनियर रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ। वेलकम टू द शो जेंटलमैन। जी, कामरान मुर्तज़ा साहब, आपसे सर गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे। कामरान मुर्तज़ा साहब, ये बताइएगा कि ये जो पार्लियामेंट में आज करारदाद पास हुई है सर, इसको आप किस तरह देख रहे हैं? इसका मकसद क्या है, अगर मुझ जैसे लोग ये पूछ पाए, और दूसरा सर इसकी कानूनी हैसियत क्या है? दोनों पे सर ज़रा रोशनी डालिएगा। देखिए, इसमें करारदाद तो आप कह सकते हैं कि किसी भी हाउस की एक राय आप उसको कह लीजिए, और इसका कोई बाइंडिंग इफ़ेक्ट नहीं होता, मगर बहरहाल एक राय होती है और इसका एक एहतराम होता है, क्योंकि एक अगर ये कहा जाता है कि जो पार्लियामान है वो सुप्रीम है
और सॉवरन है, तो उसकी राय जो है वो मेरे ख्याल पहले भी एक रेजोल्यूशन था और वो रेजोल्यूशन जो है वो उसको शायद इग्नोर कर दिया गया, उसको पता नहीं इस रेजोल्यूशन का हिस्सा बनाया गया है या उसमें कहा गया है या नहीं कहा गया। बहरहाल ये राय है और इसका बाइंडिंग इफेक्ट नहीं हुआ करता, मगर इसका एहतराम हुआ करता है जमहूरी माशरों में। तो कामरान साहब फिर ये भी बताइएगा कि जो कुछ गुज़िश्ता हमें ये मालूम हुआ कि एक वफाकी काबीना का इजलास हुआ और उस काबीना के इजलास में भी सुप्रीम कोर्ट के फैसले को मुस्तरद किया गया, तो सर क्या उसका वो भी एक राय थी या उसकी कोई एक लीगल वैल्यू होती है? देखिए, उसमें ऐसा है कि जब कोई फ़ैसला आ जाता है, फ़ैसला उससे आप इख्तलाफ कर सकते हैं, उससे आप इत्तफ़ाक़ कर सकते हैं, उस पे इवन आप तनकीद भी कर सकते हैं, मगर रिस्पेक्ट के दायरे के अंदर रहते हुए। तो उसके हवाले से जो भी बात करे, काबीना बात करे, पार्लियामान बात करे, कोई मैं बात करूं, आप बात करें, ये परमिसिबल है। और सिर्फ ये है कि सरकास्टिक नहीं होना चाहिए, कोई इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं करनी चाहिए, खुदा न खास्ता। बाकी राय है, पार्लियामान की भी राय है, काबीना की भी राय है, और ये अदरवाइज़ जो है ना, लग ये रहा है कि लड़ाई बढ़ रही है और मसाइल बढ़ रहे हैं, वो फिर एक अलग चैप्टर है। मगर इस लीगली स्पीकिंग ये रेजोल्यूशन का जो इफ़ेक्ट है वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है जी। हुमायूं साहब, जैसे कि कामरान साहब ने कहा कि जी लड़ाई तो बढ़ रही है, तो सर अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो फंस गई है इस लड़ाई में। आपको तो फिर लगता है कि इलेक्शंस नहीं मिलेंगे। सर आप बार बार ऑफर भी कर रहे हैं मुज़ाकरात की, मगर आगे से हुकूमत जो है बिल्कुल तैयार नहीं है। आज भी मौलाना असद महमूद ने गालिबन पार्लियामेंट के फ्लोर पे कहा कि वो हुकूमत बिल्कुल तैयार नहीं है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से बात करे। देखिए जी, जहां तक पंजाब और केपी के इलेक्शंस का ताल्लुक है, अब बड़ा वाज़ेह और क्लियर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ चुका है, और इस फैसले को जो कंट्रोवर्शियल बनाने की कोशिश की जा रही थी कि सुओ मोटो के क्या रूल्स होने चाहिए और बेंच फॉर्मेशन के क्या रूल्स होने चाहिए ऑल ऑफ अ सडन, और उस पर एक लेजिस्लेशन भी सामने आ गई है। लेकिन बहरहाल ये फैसला जो है ये बिल्कुल वैलिड 3 मेंबरान का फैसला है। अब पार्लियामेंट, मैं इस पार्लियामेंट का बहुत दफ़ा हिस्सा रहा हूँ, मैं इस काबीना का बहुत दफ़ा हिस्सा रहा हूँ, मैं बहुत एहतराम है, आईनी इदारे हैं पाकिस्तान के, और पार्लियामेंट अपनी नाखुशी का इजहार करे थ्रू ए रेजोल्यूशन, जो कामरान साहब फरमा रहे हैं कि बाइंडिंग नहीं होता, बट बिलखसूस सुप्रीम कोर्ट पे तो बाइंडिंग नहीं होता, वैसे भी बाइंडिंग नहीं होता, और काबीना ने अपना राय का इजहार किया। मैं सिर्फ ये उम्मीद करता हूँ कि काबीना और हुकूमत जो है वो अपने राय का इजहार तो कर दे, लेकिन इस फैसले को उनको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा। अलावा इसके कि कोई इज्तिमाई खुदकशी की तरफ ये सारे सियासतदान चल निकले हैं, ये इम्प्लीमेंट रद्द आप कर सकते हैं, लेकिन आप इम्प्लीमेंटेशन से नहीं रुक सकते। ये हमारे पास बहुत मिसालें मौजूद हैं। हमें देखिए, हमने अपनी सिटिंग हुकूमतें कबल इस वक्त हमारी हुकूमतें डिसॉल्व हुई, हमने उस वक्त भी मौका दिया डिसॉल्व करने से पहले कि पूरे पाकिस्तान में इकट्ठा इलेक्शन हो। हमें कोई ख्वाहिश नहीं, हालांकि हमारे बहुत। सर क्या आप लोग अभी भी इकट्ठा इलेक्शन चाहते हैं? माफ करिएगा आपकी बात यहाँ काट रही हूँ, पर ये बताइएगा कि लगता है कि अब या तो आप लोग कोई आपको अफसोस है इस बात पे, यू हैविंग सेकंड थॉट्स, क्योंकि अब इमरान खान साहब ने भी एक से ज़्यादा मरतबा ये कहा, वो डॉक्टर यास्मीन की जो ऑडियो लीक हुई उसमें भी इस तरह की बात थी कि हम भी नहीं अभी इलेक्शन चाहते। लगता ये कि आप लोग भी एक दिन पे इलेक्शंस चाहते हैं, आपको सिर्फ, एंड दैट इज व्हाई यू कॉन्स्टेंटली आस्क कि हुकूमत आपसे गुफ्तगू करे, मुज़ाकरात करे। बट आई थिंक इसको जरा गलत समझा जा रहा है। पंजाब और केपी के इलेक्शंस ये कोई हमारी मर्जी अब नहीं है, वो तो आइन ऑपरेशनल है इस वक्त, उसमें हम जो मर्जी कहें, उसमें आइन के मुताबिक ये फैसला है। हमारा इकट्ठे इलेक्शन से मुराद है, अभी भी टाइम है कि अगर पीडीएम को इकट्ठा इलेक्शन चाहिए तो बखुशी
सेंटर की और अपने जो सूबों में उनकी हुकूमतें हैं वो डिसॉल्व करें और इकट्ठा इलेक्शन कर लें। अगर हमने बातचीत का इसलिए हाथ बढ़ाया है कि आए पंजाब तो हम कर लेते हैं, केपी का भी इलेक्शन होगा, उसको कोई नहीं रोक सकता, और वफाकी और सिंध के इलेक्शन और बलूचिस्तान के इलेक्शन की बिल्कुल ठीक। हुमायूं साहब, इफ यू अलाउ मी, मैं ये पॉइंट जरा कामरान साहब के पास लेके जाऊं। कामरान साहब, ये सर हुकूमत की अगर हम गुफ्तगू सुने, हुकूमती इत्तेहादियों की हम गुफ्तगू सुने, तो कभी ये बात होती है कि यही कि इलेक्शन एक दिन पे होने चाहिए, फिर वो केयर टेकर्स के बारे में एक मुश्किल सी गुफ्तगू होती है, जो बाय द वे एक ऐसा पॉइंट है जो कोर्ट में नहीं उठाया गया, और फिर कहा जाता है कि जी सिक्योरिटी सिचुएशन ख़राब है, पैसे नहीं है, अक्टूबर में जैसे सिक्योरिटी सिचुएशन भी बेहतर हो जाएगी, पैसे भी मिल जाएंगे। तो सर यहाँ अगर इशू सिर्फ ये है कि इलेक्शंस एक दिन में होनी है, तो सर वो तो फिर बातचीत से मसला हल हो सकता है। फिर हुकूमत अब इतना अग्रेसिव स्टैंड लेने की बजाय अगर मुज़ाकरात कर ले तो बेहतर ना होगा? असल में ये मुज़ाकरात जो है ना मज़ाकरात बन गए हैं। ये इमरान खान साहब भी पहले जो है ना वो इसके लिए तैयार नहीं थे, और कभी चोर कभी डाकू कभी क्या, अब तैयार हो गए। अब अंडर द कंपेलिंग सरकमस्टांसेस हैं शायद, तो वो कंपेलिंग सरकमस्टांसेस मैं कह रहा हूँ कि ये इससे पहले कि मज़ीद कंपेलिंग हो जाए और ऐसी कंपल्शन आ जाए जिसमें किसी को भी जो है ना कुछ ना मिले, तो बेहतर ये है कि बैठ क्या सरकमस्टांसेस हैं सर, हमें भी तो बताएं ना। तो कंपेलिंग मुझे खुद इतना ही पता है कि जितना आता है मैंने उतना जितना सीखा है उतना ही आपको बताया। तो सर रोजे रमजान का वक्त है, ऐसे तो ना के हमसे तो आपको बहुत ज्यादा पता है। शरारत करें सर कामरान साहब आप रोजों में। तो बेहतर ये है कि बैठ जाया जाए, खुदा न खास्ता ना बैठे तो इसका नुकसान हो जाएगा। उसमें किसने कदम आगे बढ़ाना है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हम नहीं सर, अगर हुकूमत को बढ़ाना चाहिए, हमेशा हम कहते हैं कि हुकूमत की जिम्मेदारी है। यकीनन हुकूमत की जिम्मेदारी हुआ करती है, मगर कोई भी और बढ़ा ले तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बल्कि उससे इज़्ज़त में इजाफा होता है। पहले कभी नवाबज़ादा नसरुल्लाह ये काम कर लिया करते थे, बीच में आ जाते थे और ऐसी सिचुएशन में कोई ना कोई हल दे दिया करते थे। अब शायद उनके स्टेचर का कोई बंदा नहीं रहा हम में, तो बेहतर होगा कि अब भी जो है ना, ये एक चीज़ जो है वो मेरा ख्याल है कि सबके मफाद में है कि इलेक्शन एक जगह में हो। असल चीज़ इलेक्शन का फेयर और फ्री होना है, और फेयर और फ्री इलेक्शन ले लिया जाए, भले वो अक्टूबर में हो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अक्टूबर में भी 2-4 महीने रह गए हैं, और वैसे देखिए अब हम अप्रैल जो है वो आखिरी का वक्त जरा कम है। इफ आई कैन क्विकली आस्क यू अ क्वेश्चन बिफोर आई मूव ऑन टू हुमायूं साहब। सर ये बताइएगा कि अभी भी क्या आपको लगता है कि हुकूमत के पास कोई ग्राउंड्स है, कोई गुंजाइश है कि वो पैसे ना दें, वो कहें सिक्योरिटी हमने नहीं देनी, ईसीपी कर ले जो करना है? वेरी क्विकली सर। हाँ, फ़र्ज़ करिए कि आप मुझे कहें कि कामरान अभी जो है ना आप 1 लाख रुपया दे दें और मेरी जेब में ना हो, तो मैं क्या कहूँगा? भले इसके आपके कहने के पीछे बाइंडिंग फोर्स भी हो, और अगर मेरी जेब में ना निकलें तो फिर आपको मैं क्या कहूँगा? फिर क्या सर नियत नहीं है, पैसे लाख रुपया तो आ रहा है, अब तो सऊदियों ने भी पैसे दे दिए, IMF से भी आ जाएंगे, अब तो नियत का ही मसला है। हुमायूं साहब सर नहीं लग रही इनकी नियत। व्हाट नेक्स्ट फॉर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ? आप लोग तो अब क्या कर लेंगे सर? वो नहीं अगर इम्प्लीमेंट करते सुप्रीम कोर्ट का फैसला तो फिर? जी, मैं एक बात का अगर आपकी इजाजत हो जवाब दे दूं। कामरान साहब ने बहुत ही जरूरी बात कही कि इलेक्शन होना और फ्री एंड फेयर होना भी उतना ही जरूरी है जितना इलेक्शन का होना। मैं आपको एक मिसाल देता हूं कि जो पंजाब असेंबली के इलेक्शंस हो रहे हैं, इसमें शायद लोगों को नहीं पता कि जितने भी रिटर्निंग ऑफिसर्स और डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी है, और जो PMLN के कैंडिडेट्स हैं वो रद्दोबदल करा रहे हैं कि भाई ये हमारा फेवरेट नहीं है, ये हमारा फेवरेट रिटर्निंग ऑफिसर लगाओ। और PTI ने एक पिटीशन फाइल की है इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट में कि आप जुडिशल ऑफिसर्स जो हैं वो अवेलेबल करें, ताकि जैसे हमेशा होता रहा है, ये पंजाब के इलेक्शन है, जिधर भी इलेक्शन हो उधर ROs और DROs जुडिशल ऑफिसर्स हो,
क्योंकि ये तो एक मजाक होगा और हालात को और बिगाड़ेगा अगर पंजाब की जो हालिया ब्यूरोक्रेसी है इस केयर टेकर के नीचे वो आके इलेक्शन कराए। ये मैं एक पॉइंट फ्री एंड फेयर के नाते से कहना चाहता था। जहां तक आपका सवाल है पीटीआई की, देखिए पीटीआई की पोजीशन एब्सोल्युटली क्लियर है। हम समझते हैं कि पाकिस्तान के मसाइल जो दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं, चाहे वो इक्तिसादी हो, सियासी हो, सिक्योरिटी के मसाइल हो, फॉरेन पॉलिसी के मसाइल हो, ये वक्त आ पहुंचा है और वैसे भी टर्म खत्म होने पे है कि एक फ्रेश मैंडेट लिया जाए और उससे घबराया ना जाए। आप यकीन करें ये सारी पुरानी सियासी पार्टियां, इनको भी मालूम है कि अगर वो जितना डिले करेंगे उनकी हालात बेहतर नहीं होंगे। बेहतर ये है कि बाइट द बुलेट इलेक्शन कराइए और देखिए, आई मीन अगर इस दफा नहीं तो कौन से ये पाकिस्तान में आखिरी इलेक्शन है, खुदा ना खास्ता, आगे ट्राई कीजिए। There will always be a next time। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे दो में उन्होंने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जब हम ब्रेक से वापस आएंगे तो हम बात करेंगे IMF प्रोग्राम के हवाले से और जो इतलात आ रही हैं कि सऊदी अरेबिया ने $2 बिलियन के लिए हामी भर ली है। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है। IMF के प्रोग्राम के हवाले से काफ़ी कयासराई हो रही थी और कहा यह जा रहा था कि अब जो रिव्यू मुकम्मल होना है उसमें जो ताख़ीर हो रही है वो सिर्फ एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के ऊपर से है। एक्सटर्नल फाइनेंसिंग यानी कि जो हमारे दोस्त ममालिक ने हमें पैसे देने थे और उनकी कमिटमेंट डायरेक्टली IMF से करनी थी। आज इत्ला आई है कि जो सऊदी अरेबिया से एक कमिटमेंट थी या जिसका हम कह सकते हैं कमिटमेंट का इंतज़ार था, वो आज सऊदी अरेबिया ने IMF को कंफर्म कर दिया है कि वो $2 बिलियन जो हैं वो पाकिस्तान को देने के लिए तैयार है। और अब हुकूमत को उम्मीद है कि IMF प्रोग्राम की जो ये रिव्यू की कंप्लीशन है वो जल्द हो जाएगी। अब सिर्फ कहा जा रहा है कि UAE से जो $1 बिलियन रहता है उसका इंतजार है। सारे मामले पे गुफ्तगू करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद डॉक्टर आबिद सुलेरी साहब, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर SDPI। वेलकम टू द शो सर। जी डॉक्टर साहब, IMF के बारे में कहा जा रहा था कि जो रिव्यू हमारा फंसा हुआ है उसका मकसद या उसकी जो मेन इशू था वो यही था जो एक्सटर्नल फंडिंग की रिक्वायरमेंट्स थी। तो सर आज फाइनली आखिरकार सऊदी अरेबिया ने कंफर्म कर दिया IMF को, तो सर ये इतनी ताख़ीर क्यों हुई? यही जो कंफर्मेशन थी सऊदी अरेबिया से ये कुछ हफ्ते पहले भी तो आ सकती थी। देखिए, इसको दो तरह से देखा जा सकता है। एक तो ये कि सऊदी अरेबिया पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी थी उसमें वेट एंड सी की पॉलिसी पे वो अमल दरामद कर रहा था कि देखे कि अल्टीमेटली यहाँ पे गवर्नमेंट में कौन होगा। उनकी कोई भी फेवरेट पॉलिटिकल पार्टी नहीं होती हमारे दोस्त ममालिक की, लेकिन यकीनन वो ये इस सूरत हाल में वेट कर रहे थे कि उनको पता चल सके कि कौन सी हुकूमत होगी जिसके साथ उनको आइंदा मामला तय करने हैं। अब अगर हम पिछले हफ्ते डेढ़ हफ्ते की डेवलपमेंट देखते हैं तो लग ये रहा है कि अगर इलेक्शन हो भी जाते हैं, जल्दी हो या देर से हो, तो शायद उसके बाद भी ये सियासी अदम इस्तेहकाम बदकिस्मती से पाकिस्तान में कुछ अरसा जारी रहेगा। चूँकि अब ऐसा लग नहीं रहा कि कोई भी फ्रीक जो कि जिसको इलेक्शन में शिकस्त हो वो आसानी से अपनी शिकस्त तस्लीम करेगा और ये अनसर्टेनिटी लिंगर ऑन करेगी। हम बात कर रहे हैं IMF प्रोग्राम के हवाले से और वो हमें बता रहे थे कि सऊदी अरेबिया जो इतने हफ्तों से जिस कॉन्फर्मेशन जो IMF को वो नहीं सऊदी अरेबिया से और दोस्त ममालिक से मिल रही थी, अब लग ये रहा है कि वो कॉन्फर्मेशन जो हैं IMF को दी जा रही हैं और उम्मीद ये हम कर सकते हैं कि जो अब रिव्यू है वो जल्द मुकम्मल हो जाएगा। जो IMF से भी हमें ट्रांच मिलनी है वो जल्द मिल जाएगी। डॉक्टर आबिद सुलेरी से हम इस इशू पे बात कर रहे थे, वो कह रहे थे जो गैर यकीनी सियासी सूरत हाल है उसकी वजह से भी हमारे जो दोस्त ममालिक हैं उनको शायद परेशानी थी या एक दे weren't सर्टन कि उसकी वजह से वो फंड्स जो हैं हैंड ओवर करें कि ना करें। मगर अब लग रहा है कि जो उनको भी यकीन हो गया कि गैर यकीनी की जो सियासी सूरत हाल है वो बेहतर नहीं होगी। जी, वी डोंट सीम टू हैव कनेक्टेड विद हिम। नाजरीन, यहाँ पे लेंगे हम एक छोटा सा ब्रेक।
वेलकम बैक नाजरीन। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हम जिक्र करेंगे एक दफ़े फिर पाकिस्तान में जो क्लाइमेट चेंज की वजह से मसाइल हैं, मौसमियाती तब्दीली। इस पिछले साल अगर हमने देखा कि मार्च में गर्मी बहुत शदीद आई और उसका क्या असर हुआ, तो इस दफ़े मार्च का पूरा महीना बारिशें इतनी रही हैं कि बहुत से लोगों का ख्याल है कि उससे हमारी गंदम की जो फसल है उसका बहुत नुकसान हुआ है। कहा जा रहा है कि 20 अरब रुपए से भी ज़्यादा का नुकसान अब तक हो चुका है, क्योंकि गंदम की फसलें तैयार थीं, खड़ी थीं और उनकी कटाई का ये वक्त है। 7 लाख एकड़ के करीब रकबा जो है मुतासिर हुआ है और 50% के करीब हम कह रहे हैं जो फसल है उस पर भी असर पड़ा है। इस पर बात करने के लिए आज हमारे साथ मौजूद हैं आमिर हयात भंडारा, ये माहिर इजनास हैं और काश्तकार हैं। वेलकम टू द शो सर। जी आमिर साहब, बताइए, ये जो बारिशें रही हैं जिसकी वजह से हम शहरियों के लिए तो मौसम बड़ा अच्छा रहा मार्च में, मगर कितना नुकसान हुआ है सर हमारी एग्रीकल्चर को? आरफा, अगर हम फिगर्स की बात करें तो ये बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। जिस तरह आप अभी बात कर रही थी, सिर्फ पंजाब में जो 30 तारीख का डेटा है उसके मुताबिक हम कोई 23 अरब रुपए का जो नुकसान है वो काश्तकारों को हुआ है। और ये काश्तकार का नुकसान नहीं है, ये शायद पाकिस्तान का नुकसान हुआ है। और अगर हम पहले देखें, गंदम की ही मामलात को देखें, तो हम पिछले 3-4 साल से इसको भुगत रहे हैं। वो चाहे शहरी हों, शहरों में रहने वाले, या देहाती लोग हों, गाँव की सतह के ऊपर रहने वाले। देखिए, हम अगर पिछले साल की बात करें, ये जो अभी सीजन की जिसकी हार्वेस्टिंग होनी है, तो सिंध को छोड़कर बाकी जो तीनों सूबे हैं वो अपने जो काश्तकारी के टारगेट थे वीट की सोइंग का, उससे पीछे थे। पंजाब 97% कर पाया, केपीके 87 पे था और बलूचिस्तान जो है वो 77% था। तो हम गंदम की काश्त में ही स्टार्ट से ही पीछे रह गए। और फिर अभी आके जो क्लाइमेट चेंज के जो नुकसानात हैं, जिस तरह आप पहले बताई, हमने लास्ट ईयर इसी मौसम में जो है वो हीट वेव का सामना किया। फिर हमने उसी साल जो है वो ड्राउट भी देखा। फिर हमने टोरेंशियल रेन्स देखी जिसकी वजह से फ्लड ने जो है वो पिछली सारी खरीफ को तबाह कर दिया। तो अभी जो हम देख रहे हैं इन रेन्स की वजह से, वो ना सिर्फ जो काश्तकार है उसका नुकसान हो रहा है, बल्कि सरकारी सतह के ऊपर जो हुकूमत का नुकसान है या स्टेट का नुकसान है वो भी कहीं दूर नहीं है, क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट है उसकी ड्राइव जो है वो बड़ी चैलेंजिंग होगी इस क्लाइमेट चेंज की जो इम्पैक्ट्स हैं उनकी वजह से। जी तो आमिर साहब, बेसिकली यही जो आप जिक्र करें कि एक तरफ तो अब काश्त भी कम हुई, फिर जो फसल तैयार हुई उसका भी नुकसान हुआ बारिशों की वजह से, शॉर्टेज इसका मतलब है ज़्यादा रहेगी, कीमतें बढ़ेंगी, फिर इंपोर्ट भी करना पड़ेगा हुकूमत को। ये तो अभी हम देख रहे हैं, अभी तो हमें मालूम नहीं है कि बाकी साल में मौसमियाती तब्दीली की वजह से क्या नुकसानात होते हैं। बिल्कुल, ये आप बिल्कुल दुरुस्त फरमा रही हैं, क्योंकि अगर हमारी गंदम जो है वो कम हार्वेस्ट हम कर पाते हैं तो डेफिनेटली उसका इम्पैक्ट जो है वो आपकी जो जब हम अपनी गंदम की कटाई कर रहे होंगे उसके ऊपर आ रहा होगा, और हमें जो हमारी बुनियादी जो ग़िज़ाई ज़रूरियात हैं पाकिस्तानी कौम की, वो पूरी करने में जो है वो प्रॉब्लम्स आएंगे। अब उसमें ये तो सिर्फ स्टेट लेवल का या इकोनॉमी का नुकसान होगा। जब हम इंपोर्ट कर रहे होंगे हमें अपने डॉलर्स बाहर भेजने पड़ेंगे। फार्मर के लेवल के ऊपर जो फार्म लॉसेस हैं वो भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि देखें, फार्म की जो इकोनॉमी है वो नेक्स्ट क्रॉप, इस क्रॉप को उठाकर इसकी सेविंग से आएगी, अगली क्रॉप की। तो अगर हम हमारा जो फार्मर है उसको सपोर्ट नहीं कर पाते, और ये हमें करना होगा। देखिए, मैं अभी आपके जरिए ये जरूर कहना चाहूंगा कि कल प्राइम मिनिस्टर साहब जो नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग कर रहे हैं उसमें इस मामले को डिस्कस करना चाहिए कि हम किस तरह से फार्मर्स को सपोर्ट कर सकते हैं अपनी फूड सिक्योरिटी के जो चैलेंजेस हैं उनको कंट्रोल करके। हमने खाद के मामलात में देखा, पिछले साल की क्रॉप में हम इस साल में खाद फार्मर्स को कंट्रोल रेट के ऊपर फराहम नहीं कर पाए, जिसका भी चैलेंज जो है वो प्रोडक्टिविटी के अंदर आएगा। और अभी प्रोक्योरमेंट में जो है वो इश्यूज गवर्नमेंट के लेवल के ऊपर आ सकते हैं जब गवर्नमेंट प्रोक्योर करेगी। तो ये हमें टास्क फोर्स, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फेडरल लेवल के ऊपर प्राइम मिनिस्टर साहब ने कुछ अर्सा पहले एक टास्क फोर्स ऑन इकोनॉमी बनाई थी, उसी के अंडर सूबों के सतह के ऊपर टास्क फोर्स ऑन एग्रीकल्चर बनानी चाहिए, और उनकी मीटिंग्स रेगुलरली होनी चाहिए ताकि एज अर्ली एज पॉसिबल एग्रीकल्चर को रिवाइव किया जा सके। क्योंकि अभी जो करंट सिचुएशन है वर्ल्ड वाइड, ग्लोबली, एग्रीकल्चर ही वाहिद
ऐसा सेक्टर है जो पाकिस्तान की इकोनॉमी को रिवाइव कर सकता है, वो चाहे एम्प्लॉयमेंट के आपके प्रॉब्लम्स हों या आपकी फूड सिक्योरिटी के इश्यूज हों। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर साहब, आपने हमारे लिए वक्त निकाला। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। वील बी बैक टुमारो एट द सेम।